प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिस्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो पिछले वीडियो में हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा, मुख्यतः कि कौन से अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया था, कहाँ इसका उल्लेख कौन से देश में था। अब मैं अशोक के शिलालेख और उसके विषय वस्तु, तो यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का आता है, आपसे पता ही है कि 14 शिलालेख थे, उसके 14 शिलालेखों की अलग अलग विशेषताएं दी गई थी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख जो विषय वस्तु थे उनके मतलब धम्म को लेकर, धम्म के बारे में ज़्यादातर चर्चा की गई थी। तो हम अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का पहला शिलालेख क्या कहता है, ध्यान से देना। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख, बहुत यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन तरह से आता है। अशोक के प्रथम शिलालेख, तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में पक्का आता है। जैसे ज़्यादातर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था 2-3 पहले 2016 RS में कि सभी प्रजा मेरी संतान है। हालांकि उस शिलालेख में वो अलग से पृथक, जैसे कलिंग शिलालेख है उसमें कहा गया था कि सभी प्रजा मेरी संतान है, मैं पारलौकिक लौकिक धारणा चाहता हूँ। तो पहला शिलालेख, तो ये अशोक के 14 शिलालेख थे और उन शिलालेखों की क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अशोक का पहला शिलालेख, सबसे पहले ये शिलालेख यह था कि इस शिलालेख में पशुवध निषेध, पहला कारक पशु वध निषेध। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख कहता है कि पशुवध निषेध, कि पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया, पशुवध निषेध, पशुओं को नहीं मारा जा सकता। एक चीज और आती है समाज उत्सव, 2 नंबर समाज उत्सव। भाई समाज उत्सव जैसे सुरापान या अमोद या प्रमोद जो कार्य होते थे, सुरापान या मद निषेध, इन सब के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो सबसे पहला था पशुवध निषेध, पशुओं को मारा नहीं जाएगा। समाज उत्सव, तीसरी इसमें आते हैं कि अशोक जब धम्म लिपि से पहले, धम्म लिपि को जब उन्होंने उत्कीर्ण करवा दिया था, धम्म लिपि से पहले उत्कीर्ण करने से पहले हजारों जीव मारे जाते थे, हजारों जीव। तो अशोक एक जगह कहता है, तीसरी बात यदि हम इसको जोड़ें तो अशोक कहता है कि धम्म लिपि लिखने से पहले मतलब हजारों जीव मारे जाते थे। जब धम्म लिपि उत्कीर्ण हो गई थी तो उसके प्रशासन में, उसके शिलालेखों में, साम्राज्य में 2 तो मोर और 1 हिरण मारा जाता था। क्या मारा जाता था? 2 तो मोर और 1 हिरण मारा जाता था। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया था कि भविष्य में पशुवध, भविष्य में कोई मोर या हिरण कुछ मारे नहीं जाएंगे। तो वो कौन सा शिलालेख था? मतलब पहला शिलालेख। तो आपको ध्यान में रखना, आपसे प्रश्न पूछेगा अशोक का पहले शिलालेख का विषय वस्तु क्या था, तो एक पशुवध निषेध हो जाएगा, एक समाज उत्सव, सुरापान, मद या जो भी मल्लयुद्ध जो होते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और तीसरा कि अशोक कहता था कि धम्म लिपि लिखने से पहले या धम्म लिपि उत्कीर्ण करने से पहले मेरे साम्राज्य में हजारों जीव मारे जाते थे, लेकिन अशोक कहता है कि आपके बाद 2 मोर और 1 हिरण मारा जाता था, लेकिन भविष्य में भी ऐसे जीव अब आगामी कभी मारे नहीं जाएंगे। वो कौन से शिलालेख की विशेषता थी? पहले शिलालेख ही। अब आपसे प्रश्न आता है अशोक का दूसरा शिलालेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक का दूसरा शिलालेख, अशोक का दूसरा शिलालेख, बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक का दूसरा शिलालेख क्या कहता है? पहली बात, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक का दूसरा शिलालेख क्या कहता है? अशोक का दूसरा शिलालेख कहता है कि सीमांत राज्य, बहुत शानदार क्वेश्चन, सीमांत राज्यों, सीमांत राज्यों। अब ध्यान में देना है, अशोक का दूसरा शिलालेख कह रहा है सीमांत राज्यों। जैसे मैं नाम लूं, चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपणी, इनके बारे में अब आपसे प्रश्न पूछा। अशोक का दूसरा शिलालेख का विषय वस्तु था सीमांत राज्यों, चोल, चेर लिख दो, चोल,
चेर पांडे सत्यपुत्र केलपुत्र ताम्रपर्णी का क्या मिलता है उल्लेख। एक चीज ये ध्यान में रखना, आपको सीधा उठाएगा प्रश्न कि अशोक का कौन सा शिलालेख कहता है कि सीमांत राज्य दक्षिणी पड़ोसी राज्य, तो आपको पता है सीमांत राज्यों चोल चेर पांडे सत्यपुत्र केरलपुत्र ताम्रपर्णी का क्या मिलता है उल्लेख। तो ये तो हो गया अशोक का दूसरा शिलालेख का पहला विषय। दूसरा विषय भी यहाँ से आ सकता है, अशोक ने यवन राजा था एक, अशोक के दूसरे शिलालेख में यवन राजा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, करोड़ों का क्वेश्चन है ये। अशोक के दूसरे शिलालेख में यवन राजा एंटीयोक्स का उल्लेख मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। अशोक के दूसरे शिलालेख में अशोक के दूसरे शिलालेख में पहला विषय था सीमांत राज्य चोल चेर पांडे सत्यपुत्र केरलपुत्र ताम्रपर्णी का उल्लेख, और अशोक के दूसरे शिलालेख में दूसरा विषय वस्तु है यवन राजा एंटीयोक्स का भी क्या मिलता है उल्लेख। तीसरी बात इस शिलालेख की, 3 नंबर बात, अशोक के तीसरे शिलालेख में यह भी कहा गया था कि मैं सीमांत राज्यों के लिए, मैं सीमांत जो राज्य थे सीमांत राज्यों के लिए मैं कुछ व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कौन सी व्यवस्था, तो आपको पता है उन्होंने 2 सीमांत राज्यों के लिए उन्होंने व्यवस्था की। एक तो पशु चिकित्सा की व्यवस्था की, एक मनुष्य चिकित्सा या मानव मनुष्य चिकित्सा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने अशोक ने दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों चोल चेर पांडे सत्यपुत्र केलपुत्र ताम्रपर्णी का उल्लेख, और दूसरा अशोक के दूसरे शिलालेख का दूसरा विषय था यवन राजा एंटीयोक्स का उल्लेख मिलता है। उन्होंने सीमांत राज्यों के लिए कुछ दुरुस्त स्थल मतलब व्यवस्था रख दी थी। एक पशु चिकित्सा, उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया, एक पशु चिकित्सा और एक मनुष्य चिकित्सा। चौथी उन्होंने कहा कि जो सीमांत राज्य उनके लिए मैं जड़ी बूटियों औषधियों का उन्होंने प्रबंध कर दिया कि जड़ी बूटी या औषधि थी उनका मैंने क्या कर दिया उल्लेख। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने छायादार क्या लगा दिए, छायादार वृक्ष लगा दिए सड़कों के किनारे, और लोक कल्याण कार्य करवाए। तीसरे विषय में लिखेंगे कि उन्होंने तीसरी व्यवस्था उन्होंने सीमांत राज्यों के लिए, आपको पता है सीमांत राज्यों के लिए उन्होंने छायादार वृक्ष लगा दिए, लोक कल्याण कार्य के लिए कार्य कुएं खुदवा दिए। अब एक चीज आती है कि उन्होंने 8 कोस के दूरी पर उन्होंने क्या करवा दिए, कुएं खुदवा दिए, छायादार वृक्ष लगवा दिए, या 9 मील कह दो, 8 कोस की दूरी पर उन्होंने छायादार वृक्ष कुएं खुदवा दिए। तो ये अशोक के कौन से शिलालेख के दूसरे शिलालेख की विशेषता थी, तो हमने समझ में आ गया होगा। अशोक के दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्यों चोल चेर पांडे सत्यपुत्र केरलपुत्र ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है, यवन राजा एंटीयोक्स का उल्लेख मिलता है। उन्होंने सीमांत राज्यों के लिए कुछ चिकित्सा की प्रबंध व्यवस्था की, एक पशु चिकित्सा एक मनुष्य चिकित्सा की, और उन्होंने मतलब अपने लोक कल्याण कार्यों के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि लोक कल्याण कुएं खुदवा दिए, छायादार वृक्ष लगा दिए। कितने कोस पर, 8 कोस की दूरी पर या 9 मील की दूरी पर। तो ये अशोक के दूसरे शिलालेख की क्या है विशेषता। अब देखो अशोक का तीसरा शिलालेख, अशोक का तीसरा शिलालेख, ध्यान से सुना, सारे अच्छे हैं यहाँ से क्वेश्चन, पहले दूसरे से प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तीसरा अशोक का तीसरा शिलालेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक का तीसरा शिलालेख, ध्यान सुना, विषय वस्तु अशोक का तीसरा शिलालेख। तो सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना है अशोक के तीसरे शिलालेख में इन्होंने, अब देखो बहुत टॉप क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, पहली लाइन आ जाएगी। अशोक के तीसरे शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, कुछ अधिकारियों की क्या की उन्होंने नियुक्ति। तो हम देखें अशोक के तीसरा शिलालेख कहता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। वो अधिकारी कौन कौन से थे, मतलब वो अधिकारी 5 वर्ष का क्या करेंगे, दौरा करेंगे कि भाई अशोक ने कह दिया कि आप 5-5
5 वर्ष के लिए दौरा कीजिए। तो अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। वो अधिकारी कौन थे? युक्त 1 नंबर, राजुक युक्त 1 नंबर, 2 नंबर राजुक और 3 नंबर प्रादेशिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के तीसरे शिलालेख में, अशोक के तीसरे शिलालेख का पहला विषय वस्तु है अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कुछ अधिकारी उन्होंने क्या कर दी? नियुक्त। वो अधिकारी कौन से थे? युक्त, राजुक, प्रादेशिक। ये 5 वर्ष का, तीसरा है, ये 5 वर्षों का दौरा करेंगे। 5 वर्षों का क्या करेंगे? दौरा करेंगे। क्या करेंगे? 5 वर्षों का क्या करेंगे? दौरा करेंगे और धम्म नीति के बारे में या धम्म के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। चौथी, लेकिन इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन के लिए इन्होंने 3 वर्ष का दौरा किया। बाकी मतलब तक्षशिला और उज्जैन को छोड़ दें तो 5 वर्ष का दौरा किया। और लेकिन तक्षशिला और उज्जैन के लिए उन्होंने कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की? मतलब तक्षशिला उज्जैन के लिए 3 वर्ष के लिए, बाकी के लिए उन्होंने 5 वर्षों के लिए क्या किया? अशोक ने राज्याभिषेक के 12 वर्ष कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। वो अधिकारी 3 थे, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। 5 वर्षों का क्या करेंगे? ये दौरा करेंगे, जनता के बारे में जाने, जनता का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर दौरा प्राप्त। लेकिन तक्षशिला और उज्जैन के लिए उन्होंने 3 वर्ष के लिए क्या किया? दौरा। इन जो अधिकारियों की नियुक्ति की या दौरा करेंगे उनको अनुशयन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुशयन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये कौन सा अशोक का शिलालेख हुआ? तीसरा शिलालेख। उसके बाद में अशोक का, यहाँ से देखो प्रश्न पुटअप होना है, यदि आप उसको अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ लोगे। अशोक का चौथा शिलालेख, अशोक का चौथा शिलालेख, अशोक का चौथा शिलालेख। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के चौथे शिलालेख में सबसे बढ़िया बात यह है कि अशोक ने पहला विषय वस्तु, अशोक ने चौथे शिलालेख में धम्म नीति पर विशेष विचार प्रकट किए। पहला आ जाएगा अशोक ने धम्म नीति पर विशेष विचार प्रकट किए। पहली लाइन तो अशोक ने धम्म नीति पर विशेष क्या किए? विचार प्रकट किए। दूसरी उन्होंने ये बात कही कि जैसे कोई भी लोग दुराचारी होते हैं, हिंसा को रोकने के लिए या ब्राह्मणों को मतलब श्रमणों को कष्ट देना, इन हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? मतलब सुझाव दिया। दूसरी इसमें यदि हम लाइन लिखेंगे तो अशोक ने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष। बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक ने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की क्या की? घोषणा। तीसरा, अशोक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक ने दिव्य विमान, दिव्य अग्नि, दिव्य अस्थि, इनके क्या किए? दर्शन किए। तो अशोक ने दिव्य विमान, दिव्य अस्थि, या इसमें ये इसी कह सकते हैं कि अशोक के चौथे शिलालेख अशोक ने धम्म नीति पर विशेष विचार प्रकट किए। अशोक ने रणघोष के स्थान पर धम्मघोष की घोषणा की। अशोक ने दिव्य विमान, दिव्य अस्थि और दिव्य स्कंदन के दर्शन किए। ये कौन सा है? तो चौथे शिलालेख में। आपको इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो मैं आपको बताए, आप इससे भी पूछ सकते हैं कि तीसरे शिला की बात करें, अल्पव्यय, अल्प संग्रह, ये चीज़ें अपनानी चाहिए। उसके बाद में आइए आप 5वें शिलालेख। तो ये तो कौन से शिलालेख की विशेषता थी? चौथे शिलालेख।
5वां शिलालेख, 5वां शिलालेख, अशोक का 5वां शिलालेख। अब ये पहली विशेषता देखो, ध्यान देने, अशोक के राज्याभिषेक के, पहली लाइन, अशोक के राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष इन्वर्टेड कोमा में धम महामात्रे, 5वां शिलालेख है अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महामंत्रों की नियुक्ति की। धम महामंत्रों की क्या की? नियुक्ति की। धम महामंत्रों की उन्होंने क्या की? नियुक्ति की। बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक ने 5वें शिलालेख का पहला विषय वस्तु है अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महामंत्रों की क्या की? नियुक्ति की। दूसरी, इन धम महामंत्रों का उद्देश्य था कि लोगों को धम के बारे में बताएं या धम के बारे में चर्चा करें या धम की परिभाषा के बारे में बताएं। तो हम कह सकते हैं अशोक ने 5वें शिलालेख की दूसरे विषय अशोक ने कहा कि धम के विषय में या धम के बारे में लोगों को, मतलब धम के बारे में बताएं या लोगों को धम के बारे में उसके बारे में बताएं। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि अशोक ने मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हर 5वें वर्ष, मतलब उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की कि 5 वर्ष युक्त राजू प्रादेशी इनको नियुक्ति कर दी थी यहाँ आकर, और उन्होंने कह दिया था कि हर 5 वर्ष इनका क्या करें? दौरा करें। तक्षशिला उज्जैन को सिर्फ कितने वर्षों के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो वो कौन सा शिलालेख था? 5वां शिलालेख। अब उन्होंने, ये तो कौन से शिलालेख में आ जाएगा? 5वें में। अब प्रश्न उठता है 6ठा शिलालेख, ये भी बहुत मोस्ट है। 6ठे शिलालेख, 6ठा शिलालेख, इसके भी एक आ जाएंगे। अशोक ने 6ठे शिलालेख में प्रतिवेद को, पहले यहां नाम लिखेंगे हम, प्रतिवेदकों को, बहुत ध्यान से सुनना। अशोक ने 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदनों को सूचना दे दी। देखो, अशोक ने 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदकों को सूचना दे दी कि मैं कहीं भी हूं। देखो शांत से दो ना, अशोक ने 6ठे शिलालेख के अनुसार प्रतिवेदनों को सूचना दे दी कि मैं कहीं भी हूं, पालकी में हूं, बगीचे में हूं, अंतपुर में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन मेरे को जनता के बारे में आप क्या दोगे? सूचना दोगे। देखो 6ठा शिलालेख कहता है कि अशोक ने 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदनों को सूचना दे दी कि मैं कहीं भी हूँ, भले मैं बगीचे में हूँ, भले मैं खेत खलिहानों में हूँ, भले मैं अंतपुर में हूँ, भले मैं पाकशाला में हूँ, भले मैं अंतपुर में हूँ, कहीं भी हूँ, यदि कहीं भी हूँ, प्रतिवेदक मेरे को जनता के बारे में क्या देंगे? सूचना देंगे। ये कौन से शिलालेख की विशेषता है? 6ठे शिलालेख की। एक और ध्यान में रखना है यहाँ से, इन्होंने ये भी कह दिया, एक बात कही थी दूसरी, कि सर्व लोकहित से, बहुत शानदार क्वेश्चन, सर्व लोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता। सर्व लोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं होता। बहुत शानदार लाइन है। इन्होंने, अशोक ने कहा कि सर्व लोकहित से बढ़कर कोई दूसरा क्या नहीं होता? कर्तव्य नहीं है। सर्व लोकहित से बढ़कर दूसरा क्या नहीं है? कर्तव्य नहीं है। इसी में एक चीज और कहता है कि वो, इन्होंने इसी 6ठे शिलालेख में तीसरी बात कही कि दूसरी तो कह दी कि सर्व लोकहित से बढ़कर कोई दूसरा क्या नहीं है? कर्तव्य नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही कि मैं कहीं भी हूँ, मेरी प्रजा, मैं अभिलेख, मतलब उन्होंने कहा कि मैं अभिलेखों में लेख लिखवा दिया था कि मैं लेख इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे को प्रजा ऋण से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। मैं अभिलेख इसलिए लिखवा रहा हूं कि मैं प्रजा ऋण से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। उसके बाद में चौथी इन्होंने लाइन लिखी कि मैंने इन अभिलेखों में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे पड़पोतर जो भी है, इन अभिलेखों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे प्रसार करेंगे और धम के बारे में या प्रचार करेंगे या इन अभिलेखों को लगवाएंगे
तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं होगा। यदि इनका कोई उपेक्षा करेगा वो नरक का क्या होगा, भागीदार होगा। तो वो कौन से अभिलेख में है, छठे शिला लेख में। इन्होंने कह दिया कि मेरे पुत्र, मेरे प्रपुत्र, मेरे पुत्र, ये सभी, ये जो मैं अभिलेख है, इन अभिलेखों को मैं चिरस्थायी बनाने जा रहा हूँ, और ये आगे से आगे लोगों को प्रेरणा मिले कि, और यदि इनका प्रचार ज़्यादा करेंगे या आगे बढ़ाएंगे तो इनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। वो कौन से शिलालेख में है, छठे शिलालेख में। अब आइए आप सातवें शिलालेख, सातवां शिलालेख बहुत शानदार क्वेश्चन है। सातवें शिलालेख, इन्होंने इस शिलालेख में, सातवें शिलालेख में इन्होंने यहाँ तक कह दिया था, सातवें शिलालेख में कहा कि सभी संप्रदाय के लोग, पहली लाइन, सभी संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें। सातवां शिलालेख कह रहे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह क्या करें, निवास करें। ये पहली लाइन हो जाएगी। दूसरा इसका विषय हो जाएगा कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता की क्या करना, सेवा करना, ब्राह्मणों और गुरुजनों का सम्मान करना। क्या करना, ब्राह्मणों और गुरुजनों का क्या करना, सम्मान करना। ये कौन से शिलालेख में है, सातवें शिलालेख में। तो ज़्यादा उलझन वाला प्रश्न नहीं है ये सातवां शिलालेख। भाई सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग सभी जगह निवास करें, माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मण और गुरुजनों का सम्मान करना, और हिंसा से क्या रहना, दूर रहना। ये सातवें शिलालेख की क्या है, विशेषता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आठवां शिलालेख, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। आठवें शिलालेख, तो इन्होंने पहली लाइन, विहार यात्रा के स्थान पर, धम यात्राएं शुरू की। क्या की, धम यात्राएं। तो ध्यान देना, आठवें शिलालेख में पहले विषय होता है विहार यात्रा के स्थान पर इन्होंने धम यात्राएं क्या की, शुरू की। जैसे मैं एग्जांपल, धम यात्रा कैसे, जैसे आपको पता है पहले, जैसे मिर्ग या हिरण कह सकते हो, हिरण या मिर्ग, या जो भी हिरण, मिर्ग या पशुओं का जो शिकार किया जाता था, उन आखेटक के स्थान पर वो अपने क्या याद करें, धम यात्राएं की। ऐसे भी कहा जाता है कि आठवें शिलालेख में इन्होंने 256 रातें, बहुत शानदार क्वेश्चन, 256 रातें धम यात्रा की बिताई थी। धम यात्रा की बिताई थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आठवां शिलालेख कह रहा है कि बिहार यात्रा के स्थान पर धम यात्रा की क्या की, धम यात्राएं शुरू की। पशुओं का शिकार या मृगों का जो मनोरंजन के जो साधन होते थे, उनके स्थान पर इन्होंने 256 रातें धम यात्रा के लिए क्या की थी, बिताई थी। तो ये कौन सा शिलालेख हुआ, आठवां शिलालेख। उसके बाद में देखो नौवां शिलालेख, ये भी बहुत स्थान है। नौवां शिलालेख, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पता है इन्होंने नौवें शिलालेख में, जैसे मैं एग्जांपल दूं, पहले नौवें शिलालेख में कहा कि जैसे मांगलिक कार्य जैसे मृत्यु, ये जो कार्य होते थे उनके ऊपर नौवां शिलालेख कह रहा है मांगलिक कार्य या विवाह या मृत्यु, स्त्रियों के जन्म, ध्यान से सुना, नौवां शिला कह रहा है मांगलिक कार्य, विवाह, मृत्यु, स्त्रियों के जन्म पर
मंगलकारी कारण मतलब मंगलकारी योजना मतलब मनोरंजन होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मंगलकारी और फलदायी नहीं होते हैं। बहुत ध्यान देना, ये मंगलदारी कार्य मांगलिक कार्यों के ऊपर, मृत्यु, विवाह, स्त्रियों के जन्म पर जो मांगलिक कार्य होते हैं या मंगलचारण जो कार्य होते हैं, ये मंगलकारी कार्य फलदायक नहीं होते हैं। इनके स्थान पर धर्म मंगल कार्य होने चाहिए, नौवें शिलालेख में कह रहे हैं कि मांगलिक कार्य, विवाह, मृत्यु या स्त्रियों के जन्म पर जो मंगलकारी कारण होते हैं वो मंगलकारी कार्य फलदायक नहीं होते। इनके स्थान पर धम मंगल कार्य होने चाहिए जो अपने आप में क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि माता पिता की सेवा करना, इसी धम जो मंगल कार्य होते हैं, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन देना, ये सारे कौन से शिलालेख में, 9वें शिलालेख में। उसके बाद में देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 10वां शिलालेख। तो ये भी ध्यान में रखना है, 10वें शिलालेख में इन्होंने यश और कीर्ति की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। बहुत शानदार देना, 10वें शिलालेख में इन्होंने कहा कि यश और कीर्ति की क्या की गई, निंदा की गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन। 10वें शिलालेख में इन्होंने कहा यश और कीर्ति की क्या की गई, निंदा की गई थी। 10वें शिलालेख में कहा गया यश और कीर्ति की क्या की गई, निंदा की गई थी। उसके बाद में एक प्रश्न यहाँ यह आता है कि 10वें शिलालेख के दौरान उसने यश और कीर्ति की निंदा की गई थी, और एक कहा कि कम से कम लोगों को, ऐसे लिखो 2 नंबर इसमें विषय वजह, कम से कम लोगों को पाप मिले, कम से कम लोगों को क्या मिले, पाप मिले। वो कौन से शिलालेख में है, 10वें। तो आपको लिखेंगे कि 10वें शिलालेख में पहली विषय वस्तु थी यश और कीर्ति, इनकी क्या की गई थी, निंदा की गई थी। कम से कम लोगों को क्या मिले, पाप मिले और अच्छे कार्य करें। उसके बाद में 11वां शिलालेख, ये भी अच्छा है, 11वां शिलालेख। तो ये भी ध्यान में रखना, 11वें शिलालेख में कहा गया, मैं पहली विषय वस्तु बता रहा हूँ। 11वें शिलालेख का विषय वस्तु है साधारण दान से धमदान, साधारण दान से धमदान सर्वश्रेष्ठ होता है। पहली लाइन है 11वें शिलालेख में इन्होंने कहा कि साधारण दान से धमदान क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरी लाइन साधारण मित्र से धम मित्र उत्तम होता है। साधारण मित्र से धम मित्र क्या होता है, उत्तम होता है। साधारण संबंध से धम संबंध सर्वश्रेष्ठ होता है। ये कौन से शिलालेख में, 11वें शिलालेख में। तो ये चीज ध्यान में रखना है, साधारण दान से धम दान सर्वश्रेष्ठ होता है, साधारण मित्र से धम मित्र सर्वश्रेष्ठ होता है, साधारण संबंध से मित्र संबंध क्या होता है, साधारण संबंध से धम संबंध मजबूत होता है। ये कौन से शिलालेख में है, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना तो है इसमें। 12वें शिलालेख, 12वां शिलालेख, इसका प्रश्न आता है, प्रश्न ध्यान देना। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। धार्मिक सहिष्णुता का क्या मिलता है, पहला प्रश्न ये है कि धार्मिक सहिष्णुता का क्या मिलता है, उल्लेख। दूसरे सभी धर्मों का सार, सभी धर्मों का इसमें क्या मिलता है, सार मिलता है। ध्यान देना, सभी धर्मों के सिद्धांतों का सार, सभी धर्मों के सिद्धांतों का पालन करना, पहला हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। दूसरी इसमें 12वें शिलालेख की विषय वस्तु हो जाएगी सभी धर्मों के सिद्धांतों का सार में वृद्धि। और तीसरी एक पंक्ति आएगी, इसमें अशोक ने कहा था, 12वें शिलालेख में अशोक ने कहा था, अशोक के शब्दों में से कह सकते हैं,
धार्मिक मतलब 12वें शिलालेख में अशोक ने 12वें शिलालेख के कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का आदर करता है, दूसरे धर्म का अनादर करता है, वो अपने धर्म को क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है। समझ में आ गई? पहला धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख, और इस धार्मिक सहिष्णुता में इस 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है, और इसी शिलालेख में सभी धर्मों के सिद्धांतों का सार इसमें वर्दी। और अशोक ने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म का अनादर करता है, वो अपने धर्म को क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है। ये कौन सा शिलालेख हुआ? 12वां। और 13वां शिलालेख का विषय वस्तु ध्यान देना। 13वां, ये क्वेश्चन आता भी है प्रश्न, 13वें शिलालेख, 13वां शिलालेख, इसमें क्वेश्चन परीक्षा में आता है, आप ध्यान देना। 13वें शिलालेख में बहुत शानदार क्वेश्चन। 13वें शिलालेख में एक तो कलिंग विजय, कलिंग विजय का उल्लेख, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। 13वें शिलालेख में पहले तो है कलिंग विजय का उल्लेख, पश्चाताप, पश्चाताप, कलिंग युद्ध में जो पश्चाताप का वर्णन, पश्चाताप का वर्णन हुआ, ठीक है। और तीसरी इसमें यदि बात करें साधारण विजय से, बहुत शानदार क्वेश्चन, साधारण विजय से धर्म विजय कल्याणकारी होती है। साधारण विजय से धर्म विजय, धर्म विजय कल्याणकारी होती है, कल्याणकारी होती है। साधारण विजय से धर्म विजय साधारण विजय से धर्म विजय कल्याणकारी होती है। तीसरी, चौथी ध्यान में रखना है, इस शिलालेख में यवन शासकों, पांच यवन शासकों का वर्णन मिलता है। 5 यवन शासकों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो 5 यवन शासक के नाम पूछ सकते हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। 13वें शिलालेख की विशेषता में है, 13वें शिलालेख की चौथी विशेषता में है 5, 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में 5वीं विशेषता है 5 यवन राजाओं का, 5 यवन शासकों का वर्णन। अब मैं 5 शासकों का नाम बता रहा हूं। पहला एंटिओकस, एंटिओकस एक, दूसरा एंटिओकस, एंटीगोन्स, एंटीगोन्स, तीसरा टॉलमी, चौथा मग्स, 5वां अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ये 13वें शिला, तो हम लिखेंगे 13वें शिलालेख में कलिंग, पहला 13वें शिलालेख का पहले विषय कलिंग विजय का वर्णन या कलिंग विजय के प्रस्ताव का वर्णन। धम साधारण विजय धम विजय से सर्वश्रेष्ठ होती है। उन्होंने 600 योजन की यात्राएं की थी, 600 योजन उन्होंने नापा था। और 5 यवन शासकों का क्या मिलता है? उल्लेख, 5 यवन शासकों का वर्णन, एंटिओकस, एंटीगोन्स, टॉलमी, मंग्स और अलेक्जेंडर। और सीमांत राज्य, सीमांत राज्य का भी नाम मिलता है इसमें, चोल, चोल पांडे, चोल पांडे, ध्यान देना, चोल पांडे और ताम्रपणी, ताम्रपणी। एक और ध्यान में रखना, आठविक जातियों का, इसी शिलालेख में आठविक जंगली जातियों का, आठविक जातियों का वर्णन मिलता है। जैसे गाजीपुर और मध्य प्रदेश के पास में जबलपुर है, गाजीपुर और जबलपुर के बीच में आठविक जातियाँ रहती हैं, उन जातियों का भी उसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ये कौन से शिलालेख है? 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध का, और इसी में 13वें शिलालेख में 8वें वर्ष उन्होंने कौन सा लड़ा था? राज्याभिषेक के कलिंग युद्ध लड़ा। 14वें शिलालेख, तो 14वें शिलालेख में जितने भी 13 शिलालेख उनका सार और सभी धर्मों का पालन करना या उनके जितने भी विजित विजय थी उन सब का क्या मिलता है? उल्लेख। तो ये आपका शिलालेखों से संबंधित टॉपिक क्लियर हो गया। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब के